अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का लेक्चर है वो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है और एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इट इंक्लूड्स अनस्टेबल एंजाइना, नॉन एस टी एलिवेशन एम आई एंड एस टी एलिवेशन एम आई। इस लेक्चर में हम इन तीनों डिजीज़ को डिफ्रेंशिएट करना सीखेंगे और उनके डिफ्रेंशिएटिंग डायग्नोस्टिक फीचर्स को देखेंगे और उनके कौन कौन से ट्रीटमेंट्स किस किस चीज़ में इस्तेमाल होते हैं उनको देखेंगे और उनके क्या असरात हैं। ठीक है, क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उन वो किस किस डिज़ीज़ में कितने सूटेबल हैं उसके बारे में हम आज सारी बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और थोड़ा सा मुश्किल भी होगा आपको, लेकिन ये है कि मैं इसको सिंप्लीफाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। नॉन एस टी एलिवेशन एम आई, एस टी एलिवेशन एम आई एंड अनस्टेबल एंजाइना तीनों को एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम कहोगे। नॉन एस टी एलिवेशन एम आई कौन से हैं जिसमें एस टी डिप्रेशन है? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको। ठीक है, ये जिसमें एस टी डिप्रेशन होगा, हम अब अपने कॉन्सेप्ट को नैरो डाउन कर रहे हैं क्योंकि पहले मैं ये वर्ड्स आपके साथ यूज़ नहीं कर रहा था। अब आपको क्योंकि एस टी एलिवेशन का पूरा कॉन्सेप्ट आ गया तो अब नॉन एस टी एलिवेशन और एनस्टेबल एंजाइना को पढ़ना आसान होगा। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इस्कीमिक हार्ट डिजीजेज हैं जिसमें एस टी एलिवेशन नहीं हो रही उनको हम कह देते हैं कि वो एस टी एलिवेशन भी नहीं हो रही और कार्डियो बायोमार्कर्स भी बन रहे हैं, तो उसको हम कह देते हैं नॉन एस टी एलिवेशन एम आई है। इसका क्या मतलब है ये मैं अब आपको आगे वन बाय वन समझाता हूँ। पहली स्लाइड देखिए। acute coronary syndrome is used to describe a range of thrombotic syndrome. What are they? Unstable angina, non-ST elevation, MI, ST elevation, MI। आपने खुद पढ़ा है कि जहाँ मायोकार्डियल इन्फॉक्शन हो रहा होगा वहाँ ST एलिवेशन होगी। जहाँ सिंपल इस्कीमिक हार्ट डिजीज हो रही होगी, इस्कीमिया हो रहा होगा, वहाँ ST एलिवेशन कभी भी नहीं आएगी। वहाँ पे हमेशा ST डिप्रेशन होगा। उसी ST डिप्रेशन को हम एक इस टर्म आज यूज कर रहे हैं, उसकी टर्म हम यूज कर रहे हैं नॉन एसटी एलिवेशन एम आई। ठीक है, जिसमें एलिवेशन नहीं है तो फिर क्या होगा? डिप्रेशन होगा। तो जिसको डिप्रेशन होगा हम उसे कह देंगे जी इसको तो इस्केमिक हार्ट डिजीज तो है बट सर इसको एसटी डिप्रेशन आ रहा है तो एक्टिव मायोकार्डियल इन्फॉक्शन नहीं है, इसको इसको एसटी डिप्रेशन है, तो ये और नॉन एसटी एलिवेशन एम आई हुआ। ठीक है, उसी एसटी डिप्रेशन को घबराइएगा नहीं, उसी एसटी डिप्रेशन को जिसको हम पढ़ते आए हैं उसी को ही हम आज नॉन एसटी एलिवेशन एम आई कह रहे हैं, जो डिप्रेशन को हम पढ़ते हैं। अच्छा, द इनिशियल प्रेजेंटेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अनस्टेबल एंजाइना and non-ST elevation and ST elevation are much the same. Important to distinguish ACS from stable angina. Obviously, acute coronary syndrome को किन तीन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना एंजाइना से इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? ताकि हम डायग्नोस कर सकें और उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट कर सकें, क्योंकि जो स्टेबल एंजाइना का ट्रीटमेंट है वो अनस्टेबल एंजाइना का ट्रीटमेंट नहीं है। और जो ट्रीटमेंट मायोकार्डियल इन्फॉक्शन का है वो नॉन एस टी एलिवेशन एम आई का नहीं है। ठीक है, एस टी एलिवेशन एम आई का डिफरेंट ट्रीटमेंट है और नॉन एस टी एलिवेशन एम आई का डिफरेंट ट्रीटमेंट है। ठीक है, मैं अब आपको लिख के इन तीनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना सिखाता हूँ। हमने बात करनी है अनस्टेबल एंजाइना की नॉन एस टी एलिवेशन एम आई की और एस टी एलिवेशन एम आई की। ठीक है, इन तीन चीज़ों की हमने बात करनी है एम आई। ठीक है, इन तीन चीज़ों की हमने बात करनी है, अनस्टेबल एंजाइना, नॉन एस टी एलिवेशन एम आई एंड एस टी एलिवेशन एम आई। हम इसको ना ऐसे पे लिख सकते हैं, नॉन एस टी एलिवेशन एम आई और एस टी एलिवेशन एम आई। ठीक है, अनस्टेबल एंजाइना में डिफ्रेंशिएट किस तरह से करना है? सबसे पहली बात जो अनस्टेबल एंजाइना को नॉन एस टी एलिवेशन से एम आई से डिफ्रेंशिएट करती है वो है कार्डियो बायोमार्कर्स। वो हैं आपके जो ट्रोपोनिन्स हैं और जो सी के एम बीज हैं। ठीक है, ये जो बायोमार्कर हैं, ये जो एंजाइम्स हैं, ये डिफ्रेंशिएट करते हैं अनस्टेबल एंजाइना को फ्रॉम एस टी एलिवेशन एम आई। बट एस टी नॉन एस टी एलिवेशन एम आई को एस टी एलिवेशन से ये डिफ्रेंशिएट नहीं करते। कैसे, मैं बताता हूँ। सी के एम बी की फॉर एग्जांपल बात कीजिए, अगर सी के एम बी कभी भी अनस्टेबल एंजाइना में आपको नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते बताता हूँ। एस टी एलिवेशन में बिल्कुल मिलते हैं।
नॉन एस टी एलिवेशन में भी बिल्कुल मिलते हैं। CKMBs अनस्टेबल एंजाइना में नहीं मिले, नॉन एस टी एलिवेशन में मिल गए और एस टी एलिवेशन में मिल गए। अनस्टेबल एंजाइना में CKMBs इसलिए नहीं मिलते क्योंकि अभी इतना डैमेज नहीं होता कि खुद कार्डियोमायोसाइट्स डैमेज होना शुरू हो जाएं और उनके एंजाइम्स आपको ब्लड में नजर आना शुरू हो जाएं। इतना डैमेज नहीं होता। नॉन एस टी एलिवेशन में इतना डैमेज हो चुका होता है कि कार्डियोमायोसाइट्स सब डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और आपको कार्डियो बायोमाइक जो मार्कर्स हैं वो ब्लड में मिलना शुरू हो जाते हैं। और एस टी एलिवेशन में तो आपको ऑब्वियसली कार्डियोमायोसाइट डेड मिलता है, तो ऑब्वियसली वो रप्चर हुआ है तो डेड हुआ है, इस वजह से आपको एंजाइम्स ब्लड में मिल रहे हैं। इसकी एग्जांपल और तरह से ले लीजिए। नॉन एस टी अनस्टेबल एंजाइना में मैं ये कहूँगा द पेशेंट इज हर्ट, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। नॉन एस टी एलिवेशन में मैं ये कहूँगा कार्डियोमायोसाइट्स आर गेटिंग नेक्रोज्ड। एस टी एलिवेशन एम आई में ये कहूँगा कार्डियोमायोसाइट्स आर डेड। ठीक है, दीज आर द डिफरेंसेस। इस बात को फिर से गौर कीजिएगा मेरी इस बात पे। अनस्टेबल एंजाइना में सेवेरिटी कम है ठीक है, अनस्टेबल एंजाइना में सिर्फ और सिर्फ मैंने किसी के हाथ पे डंडा मारा है तो उसकी सिर्फ इन्फ्लेमेशन है, वो हार्ट है। मैंने वहाँ पे उसको एब्रेजन हो गई है, ठीक है, वहाँ पे कोई ना कोई अभी हल्का फुल्का जो एपिडर्मल सेल्स हैं उनका नेक्रोसिस स्टार्ट हुआ है हाथ पे। एस टी एलिवेशन में उसका पूरा हाथ के मसल ही डेड हो गए हैं। ठीक है, ये तीन डिफरेंसेस हैं। एक में सिर्फ आप हर्ट हैं, एक में नेक्रोसिस स्टार्ट हो चुका है, एक में नेक्रोसिस खत्म हो गया, मसल पूरा ऑर्गन ही डेड हो गया, उसकी एक वॉल ही खत्म हो गई। ठीक है, या वॉल खत्म हो जाएगी या फिर हार्ट ही खत्म हो जाएगा और कार्डियक अरेस्ट में चला जाएगा एमआई में। ठीक है, ये तीनों डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले आपको डिफरेंशिएट करना कैसे आया अनस्टेबल एंजाइना को, फिलहाल सिर्फ नॉन एसटी एलिवेशन से डिफरेंशिएट करना कैसे आया कि जैसे ही आप कार्डियो बायोमार्कर्स करवाएंगे, एंजाइम कार्डियक एंजाइम्स करवाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि अनस्टेबल एंजाइना है या नहीं है। एंजाइम्स मिलेंगे तो नॉन एसटी एलिवेशन है नहीं मिलेंगे अनस्टेबल एंजाइना है। ठीक है, एसटी एलिवेशन एमआई में क्या होगा? एसटी एलिवेशन एमआई में आपको कार्डियो बायोमार्कर्स मिलेंगे, एंजाइम्स मिलेंगे। अब फिर किस तरह डिफरेंशिएट करोगे नॉन एसटी एलिवेशन को एसटी? चलो हमने अनस्टेबल एंजाइना को तो नॉन एसटी एलिवेशन से डिफरेंशिएट कर लिया, अब नॉन एसटी एलिवेशन को एसटी एलिवेशन से कैसे डिफरेंशिएट करोगे? सिंपल सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है कि नॉन एसटी एलिवेशन में एसटी एलिवेशन नहीं होगी, एसटी एलिवेशन में एसटी एलिवेशन होगी, दैट इज प्योर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। एंड नॉन एसटी एलिवेशन में सिर्फ इस्कीमिया है, इन्फार्क्शन अभी नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर हमें ईसीजी पे, कार्डियो बायोमार्कर्स पे नहीं, ईसीजी पे नॉन एसटी एलिवेशन को एसटी एलिवेशन से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। यहीं पे कुछ और बातें भी मैं साथ साथ करना चाहूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि अभी थोड़ी सी हमने पहले बात की अनस्टेबल एंजाइना की डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बताई थी? मैंने आपको समझाया था कि जो अब अनस्टेबल एंजाइना है दैट इज न्यू पेन, रेस्ट पेन एंड वर्सनिंग पेन, नॉट गेटिंग बेटर इफ यू आर रेस्टिंग और नॉट, नहीं रुक रही हो, वर्स हो रही है, दैट इज अनस्टेबल एंजाइना। व्हाट इट इज? न्यू पेन, रेस्ट पेन, वर्स पेन। नॉन एसटी एलिवेशन का जो पेन होगा वो क्रॉनिक चल रहा होगा, एसटी एलिवेशन का भी क्रॉनिक चल रहा होगा, न्यू पेन नहीं होगा। ठीक है, और फिर ऑब्वियसली कार्डियक एंजाइम्स के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया है। और इसके अलावा फॉर एग्जांपल मैं अनस्टेबल एंजाइना की बात करूँ, अब हम इसके आते हैं थोड़ा सा ट्रीटमेंट, आज आपको मैं थोड़ा सा टेक्निकली समझाने की कोशिश करूँगा कि आप ये देखें कि अनस्टेबल एंजाइना में मैं ये कहता हूँ कि ये हमारी आर्टरी थी, वो इतनी अक्लूडेड थी, ठीक है, इतनी इंक्लूडेड थी, बस इसमें इतनी इंक्लूडेड है, ठीक है, और भी ज़्यादा क्लूड हो गई है। एसटी एलिवेशन में टोटली क्लूडेड है। ठीक है, ये तीनों में डिफरेंसेस हैं। अब यहां से हमने ट्रीटमेंट को खुद ही कॉन्सेप्ट लेना है ट्रीटमेंट का। किस तरह? मैं आपसे कहता आया अनस्टेबल एंजाइना में, नॉन एसटी एलिवेशन में और एसटी एलिवेशन में, मैं हमेशा आपसे ये कहता आया कि अनस्टेबल एंजाइना में या नॉन एसटी एलिवेशन में या जो एसटी डिप्रेशन वाले एमआईज हैं उनमें
टोटली ओक्लूडेड आर्टरी नहीं होगी, वहां क्लॉट अभी बन रहा है और हमने क्लॉट को बनने से रोकना है। दैट्स वाई हम यहाँ पे एंटी थ्रोम्बिन देंगे, जैसे कि जिसको हेपरिन जिसे कहते हैं, हम हेपरिन देंगे, हम क्लॉट को बनने से रोकेंगे, हम एंटी थ्रोम्बिन थेरापी देंगे। एसटी एलिवेशन में ऐसा नहीं है। अब देखो पूरा क्लॉट बन गया है, आर्टरी टोटली ओक्लूडेड है, तो जब पूरा क्लॉट बन गया है तो अब हमने क्लॉट तोड़ना है, रोकना नहीं है। रोकना क्या है, वो तो बन गया है पूरा। यहां पे हम फिर टीपीए देंगे, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड फिब्रिनोलाइटिक। ठीक है, यहाँ पे हम फिब्रिनोलाइटिक ड्रग देंगे। ये डिफरेंसेस थे, मुझे लगा ये पहले मैं आपको समझा दूं, उसके बाद फिर लेक्चर की तरफ जाते हैं। अब हम लेक्चर की तरफ आते हैं। हाँ, ये थोड़ी सी ओवरव्यू है, आपको मैंने सारा समझाया। यूं होता है जी सबस्टर्नल चेस्ट पेन, ये जो रेड एरिया देख रहे हो दैट इज सबस्टर्नल चेस्ट पेन डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, याद रखिएगा। सिम्टम्स लाइक ड्यूरिंग अनस्टेबल एंजाइना और नॉन एसटी एलिवेशन की बात हो रही है। सिम्टम्स लाइकली ड्यूरिंग एसीएस, कार्डियक मार्कर्स। कार्डियक मार्कर्स, नॉर्मल मार्कर्स, अगर अनस्टेबल एंजाइना होगा नॉर्मल मार्कर्स होंगे। इवन आप हाँ, उसके जो अटैक हुआ है अनस्टेबल एंजाइना की वजह से, जो उसको एंजाइना हुआ है और हार्ट अटैक हुआ है, जो पेन उसको चेस्ट पेन हुई है, उसके 6 से 24 घंटे बाद भी जाके मार्कर्स करवाएंगे, वो बिल्कुल नॉर्मल होंगे। ऐसा नहीं होगा नॉन एसटी एलिवेशन एमआई में। देखो पॉजिटिव एलिवेशन इन ट्रोपोनिन आई, टी एंड सीकेएमबी। ठीक है, ट्रोपोनिन सी भी होता है, लेकिन उसकी स्पेसिफिकेशन और सेंसिटिविटी हार्ट के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए हम वो नहीं करवाते। सीकेएमबीज, ट्रोपोनिन आई, टी जो है वो हम करवाते हैं। ये याद रखिएगा। मैं आपसे वाइवा क्वेश्चन या वैसे पूछ सकता हूँ एग्जाम में, रिटन में, कि और कौन सी कंडीशंस हैं। मैंने लास्ट स्लाइड्स में लिखा हुआ है कि जिसमें ट्रोपोनिन आई, टी और सीकेएमबी राइज होता है, अदर देन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और नॉन एसटी एलिवेशन एमआई। मोस्ट पेशेंट्स हैव अ नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन, वी हैव रेड दैट, मैंने आपको बहुत तफसील से ये बात बताई है। हाफ द पेशेंट्स हैव ईसीजी चेंजेस। अब एक बात को यहाँ पे थोड़ी सी इस बात को भी गौर कीजिएगा, कई दफ़ा ऐसा होता है कि नॉन एसटी एलिवेशन में ईसीजी चेंजेस नहीं आती पेशेंट को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको एसटी एलिवेशन, नॉन एसटी एलिवेशन एमआई नहीं है। इसका मतलब ये है कि इंडिकेशन है कार्डियो बायोमार्कर्स करवाएं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि पेशेंट को 60 साल की उम्र में चेस्ट पेन हुआ है, फैमिली हिस्ट्री, डिस्लिपिडीमिया, ओबेसिटी, शुगर, हाइपरटेंशन, सब कुछ है, चेस्ट पेन हुआ, आपको नहीं लगता कि इसके कार्डियो बायोमार्कर्स करवाना जरूरी है? हर चीज पॉइंट आउट कर रही है कि इसको इस्केमिक हार्ट डिजीज होगी। I've told you in my first lecture that the commonest cause of ischemic heart disease in this world is is hypertension, and the most fatal is diabetes. ठीक है, तो फिर आपको नहीं लगता कि इसके कार्डियो बायोमार्कर्स होने चाहिए? डेफिनेटली होने चाहिए। सो जस्ट ऑन ईसीजी यू आर नॉट गोइंग टू रूल आउट के छोड़ो जी छोड़ो, नहीं है इसको हार्ट अटैक नहीं है, नहीं, यू शुड गो फॉर कार्डियो बायोमार्कर्स। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था। हाई रिस्क फीचर्स, रिपीटेटिव और प्रोलॉन्ग चेस्ट पेन होगा। ये वो फीचर्स हैं जिससे आप ये समझ जाएं कि डेंजरस हालात हैं और अनस्टेबल एंजाइना है या नॉन एसटी एलिवेशन एमआई है। आप ये समझ जाएं कि पेशेंट एमआई की तरफ जाने वाला है। देखिए ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि किसी को अनस्टेबल एंजाइना है तो अब डायरेक्टली उसने पहले नॉन एसटी एलिवेशन पे जाना है फिर उसने एसटी एलिवेशन एमआई पे जाना है। नो 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 नो, दैट इज नॉट द केस हियर। नॉन एसटी एलिवेशन एमआई में सिंपल इस्कीमिया बढ़ रहा है, अनस्टेबल एंजाइना में भी इस्कीमिया है। देखा है ना, मैंने आपको दिखाया है कि आर्टरी क्लॉटेड है, ठीक है, बट थोड़ी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो थोड़ी सी और क्लॉट होगी, फिर थोड़ी और होगी, फिर वो पूरी बंद होगी, ऐसा नहीं है। वो डायरेक्ट क्लॉट पे भी जा सकती है अगर एथेरोमा एकदम बड़ा हो गया तो अनस्टेबल एंजाइना और नॉन एसटी एलिवेशन को एमआई की तरफ अगर वो जा रहा है या नहीं, उन्हें इन साइंस पे पहचानेंगे। किन साइंस पे? कि चेस्ट पेन रिपीटेटिवली हो रही हो या कंटिन्यूसली अबव 10 मिनट्स हो, एलिवेटेड कार्डियो बायोमार्कर्स हो, परसिस्टेंट, ये सारी पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा, पढ़ लें इसको। ठीक है, हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी, हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी से क्या मतलब है? उसके वाइटल्स नॉर्मल नहीं है। सस्टेन्ड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, मुसलसल वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो रहा है। एट्रियल टैकीकार्डियाज या ब्रेडिकार्डियाज या फिब्रिलेशंस आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट देन वेंट्रिकुलर इरिथमियाज। The most common reason of death in patient suffering from any of this acute coronary syndromes, जितनी भी ये बातें हमने की हैं, is arrhythmia.
एरिथमिया आपकी डेथ करवाती है। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की किसी भी कॉज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज एरिथमिया है। दैट्स व्हाई आप डिफिब्रिलेटर अपने पास रखते हैं कि जैसे ही एरिथमिया होगा उसको हम डिफिब्रिलेट करके उस सोर्स को जो एरिथमिया कर रहा है उसको हम एब्लेट कर देंगे। ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन, आप ये सारी बातें पढ़ लें, आपको इन सारी बातों से पता चल जाएगा हार्ट सही काम नहीं कर रहा। बस ये सर हाई रिस्क फीचर, हार्ट सही काम नहीं कर रहा, हार्ट सवीरिटी की तरफ जा रहा है और करीब पहुंचने वाला है एमआई के। जो भी बात पढ़ लें। सिंकपी क्या मतलब है, हार्ट ने सही तरह ब्लड पुश नहीं किया, ब्रेन तक नहीं पहुंचा, बंदा बेहोश हो गया। लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन, सही तरह हार्ट ने ब्लड पुश नहीं किया, 60% करना चाहिए था 40% कर रहा है, कार्डियक फेलियर में जा रहा है, ऑर्गन्स को परफ्यूजन नहीं होगी। प्रायर पीटीसी इंटरवेंशन हो चुकी है या कैबेज जिसको पहले हो चुका है, एक दफा उसको करवा चुके हैं, तो इसका मतलब है कि अब अनस्टेबल एंजाइना और नॉन एसटी एलिवेशन एमआई उसको हुआ ना, वो डेथ हो जाएगी, उसकी खत्म हो जाएगा। दैट्स व्हाई हाई रिस्क फीचर है। डायबिटीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्रॉनिक रीनल डिजीजेज, ऑब्वियसली अगर क्रॉनिक रीनल डिजीजेज होंगे तो बहुत सारी डिसफंक्शनिंग होगी आपकी जो ब्लड की विस्कोसिटी है उसमें। अगर आपका एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म किडनी के थ्रू एक्ट नहीं कर रहा, अगर एक्वापोरिन 2 चैनल्स आपके डिस्टल ट्यूब्यूल्स में नहीं बन रहे और वो वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं कर रहे, तो क्या होगा? ब्लड विस्कोसिटी बढ़ेगी, ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, ऑस्मोलैलिटी बढ़ेगी, ये बढ़ेगी तो ब्लड गाढ़ा होगा, और ब्लड गाढ़ा होगा तो क्या होगा? ब्लड स्टेसिस होगा, और अगर ब्लड स्टेसिस होगा तो क्या होगा? क्लॉटिंग होगी। ठीक है। और अगर वो क्लॉटिंग होगी, ऑलरेडी आपको नॉन एसटी एलिवेशन एमआई अनस्टेबल एंजाइना चल रहा है और ऊपर से क्लॉटिंग शुरू हो जाए, तो आप खुद आउटकम्स देख लीजिए कि आप डायरेक्टली एमआई पे जाएंगे, पेशेंट जाएगा, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आप में से कोई जाए, वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा जी, ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। वी आर यूजिंग वर्ड हियर एंटी प्लेटलेट थेरापी, इट इज द सेम एज एंटी थ्रोम्बिन थेरापी। ठीक है। एंटी प्लेटलेट से आप कर क्या रहे हैं? थ्रोम्बिन नहीं बनने दे रहे। प्लेटलेट नहीं बनेगा तो एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक फैक्टर्स नहीं आएंगे, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक फैक्टर्स नहीं आएंगे तो थ्रोम्बिन नहीं बनेगा, तो इसको एटीटीज कहते हैं एज अ होल। एंटी प्लेटलेट थेरेपी, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, ये सिर्फ अनस्टेबल और एसटी एलिवेशन एमआई का डिफरेंस की बात हो रही है यहाँ पे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। अब ये पॉइंट बहुत समझने वाला है, समझिएगा इसको। बल्कि मैं ना आपको पहले वहां पे समझाता हूँ लिख के, उसके बाद यहाँ आता हूँ। हाँ, अब आ गए ट्रीटमेंट पे। ठीक है। हमने बात की कि अनस्टेबल एंजाइना में हमने क्या देना होता है? हमने एस्पिरिन देनी होती है, यही एंटी प्लेटलेट। ठीक है। हमने और क्या देना होता है? हेपरिन देना होता है, वही एंटी थ्रोम्बिन। ठीक है। हेपरिन आईवी जाता है इसलिए बहुत तेजी से एक्ट करता है। ठीक है। और इसमें भी वही एस्पिरिन और हेपरिन, इसमें भी वही। लेकिन एसटी एलिवेशन में नहीं दोगे, क्यों? वहां क्लॉट बन चुका है। Now you have to give anything that causes lysis of that particular clot, जो तोड़े उसको, रोके नहीं, बन चुका, खत्म हो गई आर्टरी, क्लॉग्ड अप है। Now you have to break that open। ठीक है। उसके लिए फिर आपको क्या देना है? TPA। क्या? स्ट्रेप्टोकाइनेज, एल्टीप्लेस, टेनिप्लेस, टेनिक्टप्लेस, कुछ भी देते हैं। ठीक है। अब ये तीनों में डिफरेंस पता चला। टीपीए हमने दिया क्योंकि हमने तोड़ना है, हेपरिन एस्पिरिन दिया है क्योंकि हमने रोकना है। ठीक है। और इनके बड़ी इंटरेस्टिंग ना फार्माकोलॉजी है, प्लीज पढ़ना। तो एस्पिरिन एंटी प्लेटलेट थेरापी में एस्पिरिन है क्या? एंटी प्लेटलेट है एस्पिरिन। दैट मीन्स कि वो प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन रोकेगी। कैसे रोकेगी? बड़ी, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। थ्रोम्बोक्सिन इज वन ऑफ द सिक्रेटरी वेसिकल ऑफ प्लेटलेट, और वो क्या करता है? प्लेटलेट एग्रीगेशन में मदद करता है। प्लेटलेट एग्रीगेशन होगी तो क्या होगा? ऑब्वियसली प्लेटलेट प्लग बनेगा। प्लेटलेट प्लग बनेगा तो वो क्लॉटिंग के लिए राह हमवार करेगा। ठीक है। तो फिर एस्पिरिन का काम क्या है? कॉक्स इनहिबिटर है। कॉक्स इनहिबिटर क्या करते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स को प्रमोट करते हैं जो इन्फ्लेमेशन करती है। और क्या करते हैं?
और वो थ्रोम्बोक्सिन को प्रमोट करते हैं जो एग्रीगेट करवाते हैं प्लेटलेट्स को। जब आप प्लेटलेट्स को एग्रीगेशन रोक देंगे, जब आप थ्रोम्बोक्सिन रोक देंगे तो प्लाक नहीं बनेगा और क्लॉट नहीं बनेगा। और जब आप प्रोस्टाग्लैंडिन रोक देंगे तो इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। इसलिए जब भी आप एस्पिरिन लेते हैं, खाते हैं, डिस्प्रिन जब हम लेते थे तो वो इन्फ्लेमेशन को कम कर देती थी। क्लोपिडोग्रिल, जब तक के एस्पिरिन कंट्राइंडिकेटेड ना हो हम क्लोपिडोग्रिल नहीं लेते। क्लोपिडोग्रिल भी एक एंटी प्लेटलेट ड्रग ही है जो ओरल ली जाती है। या तो स्टंट प्लेसमेंट हो किसी में तब हम कॉम्बिनेशन लेते हैं, कोप्लावेक्स के नाम से आती है, एस्पिरिन प्लस क्लोपिडोग्रिल दोनों होती हैं उसमें। और क्लोपिडोग्रिल अकेली भी मिलती है, अगर आपको एस्पिरिन एलर्जी है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में जैसे होती है तो आप अकेली क्लोपिडोग्रिल भी ले सकते हैं। नीचे देखें एंटी थ्रोम्बिन थेरेपी, उसमें क्या है, अनफ्रैक्शन हेपेरिन है, सबक्यूटेनियस इनैक्सेप्रिन है, एंटर एंजियोग्राफी परफॉर्म्ड। इसके लिए परेशान ना होइएगा, हम एंटी प्लेटलेट को भी एंटी थ्रोम्बिन कह सकते हैं, लेकिन हमने ज़्यादा स्पेसिफाई कर दिया है एंटी प्लेटलेट को एंटी प्लेटलेट में और एंटी थ्रोम्बिन को एंटी थ्रोम्बिन में। क्योंकि अगर आपको लॉजिकली ये बात पता होनी चाहिए कि एंटी प्लेटलेट थेरापी है, प्लेटलेट्स नहीं आएंगे, फिब्रिन कहाँ से आएगा, थ्रोम्बिन कहाँ से आएगा। इसलिए ये सारी की सारी एटीटीज़ में आती हैं। लेकिन एंटी थ्रोम्बिन थेरापी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हेपेरिन का बहुत रोल है और हेपेरिन डायरेक्टली थ्रोम्बिन फॉर्मेशन रोकती है। क्योंकि वो डायरेक्टली 9-10 जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनको इनहिबिट करती है। और अगर 9-10 इनहिबिट हो जाएंगे तो डायरेक्टली थ्रोम्बिन जो है वो इनहिबिट हो जाएगा। इसलिए हम इसको एंटी थ्रोम्बिन का नाम देते हैं, क्योंकि इसमें प्लेटलेट्स पे इनका कोई एक्शन नहीं है, डायरेक्टली थ्रोम्बिन और क्लॉटिंग फैक्टर्स पे है। ग्लाइकोप्रोटीन 2-3 जो है और 2B एंड 3A इनहिबिटर्स, ये बड़े टायरोफेबैन, एप्टिफेबेटाइड, एक दो और भी थे मेरे जहन में अब नहीं आ रहे। वो एक तो ये टायरोफेबाइन है, एक टायरिफिपान्स भी थे। ये जितने भी हैं इनका ये काम है कि ये बेसिकली एक ग्लू है। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये प्लेटलेट्स के बीच में ग्लू का काम करता है। अगर आप इस ग्लू को इनहिबिट कर देंगे तो प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन इनहिबिट कर देंगे, वो जुड़ेंगे ही नहीं। ठीक है, सो ये एक्चुअली प्लेटलेट सरफेस पे एक समद बॉन्ड का काम करते हैं। लेट मी टेल यू, अगर इस तरह से मैं कहूँ तो समद बॉन्ड का काम करते हैं। और वो जो एक स्टिकी ग्लाइकोप्रोटीन है वो सरफेस पे नहीं रहेगा तो ये आपस में नहीं जुड़ेंगे। बीटा ब्लॉकर्स लाजमी देने हैं अनलेस कंट्राइंडिकेटेड हों। किन सूरतों में कंट्राइंडिकेटेड होंगे कि ऑलरेडी कार्डियक फेलियर चल रहा हो या ऑलरेडी हाइपोटेंशन चल रही हो या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आपके जो लंग्स हैं वो कोप अप ना कर सकते हों बीटा ब्लॉकर्स को, तो हम नहीं देते। इंट्रावेनस नाइट्रोग्लिसरीन फॉर रिफ्रैक्टरी पेन, हाँ ऑब्वियसली आप वो जो जुबान के नीचे गोली रखते हैं या आईवी देना है, अगर मुसलसल पेन हो रहा है मुसलसल, तो आप जाहिर है नाइट्रोग्लिसरीन देंगे ताकि आप नाइट्रेट्स देंगे पेन को रिमूव कर सकें। सबसे एंड पे नाइट्रोग्लिसरीन क्यों लिखा गया है, वो ग्लाइकोप्रोटीन भी, बिकॉज इट हैज़ ज़ीरो इफेक्ट ऑन मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी बेनिफिट्स नहीं हैं इनके। मोर्टेलिटी बेनिफिट्स हैं तो 3 चीज़ों के हैं, या तो आप एंजियोप्लास्टी करवा लें, या बीटा ब्लॉकर्स के हैं, या एस्पिरिन के हैं। और मैक्सिमम इफेक्ट एस्पिरिन का है, मैंने आपको बात पहले भी बताई थी, मैक्सिमम इफेक्ट एस्पिरिन का है। ये इसकी मोर्टेलिटी बेनिफिट्स हैं। ठीक है, इन्वेजिव मैनेजमेंट हर उस मैनेजमेंट को कहेंगे जिसमें सर्जरी शामिल होगी। और सर्जरी का मतलब ये नहीं होता कि आपने पेशेंट का सारा पेट और सर ही खोल देना है। सर्जरी छोटी सी भी चीज़, जो छोटा सा भी प्रोसीजर होता है उसको भी हम सर्जरी कहते हैं। परकुटेनियस इंटरवेंशन है, एंजियोप्लास्टी है, एंजियोग्राफी है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग है, ये सब का सब इन्वेजिव मैनेजमेंट में आएगा। ठीक है, तो फिर रीवेस्कुलराइजेशन करनी है हमने कैबेज करके या जस्ट एंजियोग्राफी करनी है तो हम इसको इन्वेजिव मैनेजमेंट का नाम देंगे। और हम ये कर सकते हैं उन सूरत हाल में। सर्जरी होती कब है आपको पता है? नॉर्मली जब मेडिसिन अपने हाथ खड़े कर लेती है, जो मेडिकल स्पेशलिस्ट कहता है कि ये मेरे हाथ से बाहर है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कोलिसिस्टाइटिस की, हम पहले उसको ज़ाइनासेफ एंटीबायोटिक 750 mg IV BD देते हैं। हम पेन किलर दे के पेशेंट को लिटाए रखते हैं और उसके पित्ते का जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। जब 2-3 दफ़ा हम कम कर लेते हैं और उसके बाद भी उसको चौथा पांचवा अटैक होता है तो अब हम मेडिसिन कहती है कि अब हमारे हाथ खड़े हैं, अब सर्जन आ जाएं। और सर्जन उस पित्ते को ही निकाल देते हैं ताकि सिम्टम्स भी ना आए। ठीक है, तो इसी तरह ही
अक्सर जब स्प्लीन ओवर वर्क करने लग जाती है, हाइपरस्प्लीनीमिया हो जाता है, तो उसमें हाइपरस्प्लेनिक फीचर्स आते हैं। नॉर्मल जो आपके ऑलरेडी आरबी आपके अंदर ऑलरेडी एनीमिया चल रहा होता है। क्यों चल रहा होता है? क्योंकि आपकी बोन मैरो सही तरह काम नहीं कर रही, एप्लास्टिक एनीमिया होगा आपको। जब आपको एप्लास्टिक एनीमिया होगा तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ेगा नहीं, ठीक है। और कुछ थोड़े आरबीसीज भी हैं। स्प्लीन का क्या काम है? स्प्लीन जो है वो ग्रेवयार्ड है आपके आरबीसीज का। तो स्प्लीन के पास जब आरबीसीज पहुंचेंगे और अगर वो थोड़े से स्प्लीन को थोड़े से भी टूटे हुए आरबीसी मिलते हैं तो वो उनको रप्चर कर देती है, खत्म कर देती है 120 दिन बाद, ठीक है। 120 दिन बाद जब वो देख लेती है कि आरबीसी बूढ़ा हो गया है तो वो उसको मार देती है, ठीक है। यूं होता है कि जब हम ये देखते हैं कि ऑलरेडी आरबीसीज कम हैं, बोन मैरो बना ही नहीं रही, तो हम ये करते हैं कि हम स्प्लीन की सर्जरी करके स्प्लीन को ही बाहर निकाल देते हैं। हम कहते हैं स्प्लीनेक्टमी कर दो भाई। वो तो आरबीसी को खाए जा रही है और पीछे से आरबीसी बन नहीं रहे, आगे से वो आरबीसी को खाए जा रही है। ना होने से बूढ़े आरबीसीज भी काफी हैं, कम से कम ना होने से तो बेहतर है ना। ये तो स्प्लीन मारती जा रही है, उनको पीछे बन नहीं रहे, आगे मरे जा रहे हैं, तो बंदा तो एनीमिया से मर जाएगा, स्प्लीन को ही निकाल दो। इस तो उस वक्त हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं बचता कि हम किसी तरह आरबीसीज की प्रोडक्शन बढ़ा सकें। तो फिर हम आरबीसीज के रप्चर को डिक्रीज कर देते हैं कि इनका डैमेज डिक्रीज कर दो, और उसके लिए हम सर्जरी की मदद लेके स्प्लीन को निकाल देते हैं। ये एग्जांपल देनी थी आपको कि सर्जरी यहाँ क्यों आती है। देखें बड़ी ज़बरदस्त पिक्चर है, दोनों को देखिए। ये देख रहे हैं जो काला सा आपको नजर आ रहा है इस दायरे में, ये क्लॉट है। उसको क्लॉट के आगे बिल्कुल देखिए, आप लेफ्ट वाले दायरे को देखिए, वो एक आपको डार्क, कितनी डार्क आर्टरी नजर आ रही है, और उसके आगे एकदम शेडोइंग नहीं है, ब्लैक शेडोइंग नहीं है, वहां पे आगे ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही। पीछे देखो कितनी क्लॉक्ड अप आर्टरी और कितनी ब्लैक नजर आ रही है, ठीक है। और उसके आगे आपको एक काला सा क्लॉट भी नजर आ रहा है। उसके आगे देखो तो वो बिल्कुल आर्टरी फेड हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि अब आगे ब्लड नहीं पहुंच रहा, क्योंकि उस क्लॉट ने ब्लड को वहीं रोक लिया है। अच्छा, फॉर्मली इट वाज नोन एज क्यू वेव एम आई। वाई क्यू वेव एम आई? पहले जो एम आई को हम क्यू वेव से डायग्नोज करते थे। हम ये कहते थे कि क्यू वेव्स की वजह से ये एम आई को हम डायग्नोज कर सकते हैं। लेकिन क्यू वेव को आते आते 4 दिन लग जाते थे, एम आई के 4-5 दिन बाद जाके क्यू वेव आती थी। तो हमने ये सोचा क्यों ऐसा, हम 4 दिन तो वेट कर ही नहीं सकते, हमारे पास स्ट्रेप्टोकाइनेज है। हमने ये लिए कंडीशन रखी हुई है कि 12 घंटे से पहले पहले हमने देना है। और अगर हम उसको पहले 2 घंटे में, पता है आपको ये बात भी बताऊं, अगर 2 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट के एमआई के 2 घंटे के, 12 नहीं, 2 घंटे के अंदर अंदर हम उसको स्ट्रेप्टोकाइनेज दे दें या एल्टीप्लेज दे दें तो 50% मोर्टेलिटी बेनिफिट है, 50% चांस है कि पेशेंट की डेथ नहीं होगी। हाँ, दैट इज ट्रू कि हम 12 घंटे तक दे सकते हैं, लेकिन अगर हम पहले 2 घंटे में दे दें तो फायदा देखें कितना है, ठीक है। सो दैट्स वाई जो एसटी इसमें जो क्यू वेव की अगर हम वेट करना शुरू कर दें एमआई के लिए, तो फिर हम तो 12 घंटे ना, हम तो स्ट्रेप्टोकाइनेज दे ही नहीं सकते। 4 दिन गुजर जाएं, 96 आवर्स गुजर जाएं किसी पेशेंट में, और हम बैठे हुए हैं कि नहीं जी क्यू वेव आएगी तो हम देंगे। तब तक तो आप दे ही नहीं सकते, फैक्टर 13 आके स्टेबलाइज कर चुका होगा, फिर देते रहो स्ट्रेप्टोकाइनेज। दैट्स वाई हम एसटी एलिवेशन को ज़्यादा स्पेसिफिक और सेंसिटिव समझते हैं, इसलिए क्यू वेव ऑब्सोलीट हो गई है। वैसे क्यू वेव आ जाती है, उसकी जो आपको क्यू वेव आपको टॉल टेंटेड नजर आना शुरू हो जाती है आफ्टर 4-5 days। Substernal pain, pressure with radiation to the jaw, neck, shoulder or arms lasting above 10-20 minutes and not relieved completely with nitroglycerine। ये आपको एसटी एलिवेशन एमआई के सिम्टम्स बताए जा रहे हैं, ठीक है। जहाँ एरो है ये देखें, इस सबस्टर्नल चेस्ट पेन, इसे याद रखिएगा हमेशा, सबस्टर्नल चेस्ट पेन या प्रेशर, देखा ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, या प्रेशर या पेन। अगर किसी को पेन नहीं हो रहा, सिर्फ प्रेशर महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको नहीं है एमआई, ठीक है, याद रखिएगा। रेडिएशन कहाँ कहाँ होगी देख लें, आपको पता है रिलीव कंप्लीटली रिलीव नहीं होगा। सिंपल एंजाइना होता रिलीव हो जाता, अनस्टेबल भी रिलीव हो जाता है, समटाइम्स नॉन एसटी भी हो जाता है, एसटी एलिवेशन नहीं होता। सेवेरिटी ज्यादा है ना। डिजीनेस क्यों होगी? ब्लड पूरा पुश नहीं हो रहा, पहुंचेगा नहीं। नोजिया वॉमिटिंग पे बड़ी बात कर चुका हूं मैं आपके साथ, ये डायफोरेसिस पे भी बात कर चुका हूं। डायबिटीज होगी, टिपिकल होगा, ठीक है। एल्डरली टिपिकल, एटिपिकल होगा। क्यों एटिपिकल होगा? क्योंकि एल्डरली भी न्यूरोपैथी सिनाइल एट्रोफी की वजह से हो सकती है, और डायबिटीज में तो हो ही जाती है।
फिजिकल फाइंडिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नो नीड टू really memorize the physical findings. Clinical symptoms क्या हो सकते हैं? Persistent ST segment elevation आनी चाहिए above 1 mm, याद आप above 2 ही लिखिए, ठीक है, 2 ही याद रखिए, above 1 mm नहीं होता, हमेशा 2 से above ही होता है, in 2 continuous leads. This means that you do not initially need elevated biochemical markers. समझ आई? केमिकल मार्कर्स देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, अगर आपने वो करवाने बैठ गए और उनका वेट करने लग गए तो फिर आप कैसे लगाएंगे उसको स्ट्रेप्टोकाइनेस, कैसे देंगे उसको टीपीए, उसका वेट मत कीजिए। देखिए हार्ट को देखने के लिए ना, हमने पहले भी मैंने आपसे ये बात की थी, हार्ट को देखने के लिए डिफरेंट लीड्स होती हैं ईसीजी की। अगर आपने, मैंने आपको पहले भी ये पॉइंट आउट कर किया था और वर्बली बताया था, आज मैं थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ। अगर आपने आप ये समझेंगे, ये अगर आपके दरमियान में ये हम हार्ट, इसको हार्ट कह देते हैं, ठीक है। अगर हमने इस हार्ट को, अब ये इसका, अगर हम ये इसका ऑब्वियसली लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है, ये इंफीरियर है, ठीक है, ये मैंने अब आपको बता दिया। अगर हमने इसको लेफ्ट साइड से देखना है तो हम इसको यहाँ से देखेंगे ना, ठीक है। यहाँ पे फिर हमें 3 लीड्स हैं जो हमें यहाँ से दिखाएंगी। हमें यहाँ से क्या क्या दिखा सकता है, एक तो AVL दिखा सकता है, लेफ्ट साइड है, AVL दिखा सकता है, V5 दिखा सकता है, V6 दिखा सकता है। ये लीड्स हमें लेफ्ट साइड से दिखा सकती हैं। राइट साइड से हमें AVR दिखा सकता है, V1 V2 दिखा सकता है, ठीक है। और जो बिल्कुल नीचे है, जो नीचे इंफीरियर साइड है, यहाँ पे हमें 2 2 3 AVF दिखाता है, ठीक है। ये लीड्स के ज़रिए हम हार्ट की डिफरेंट वॉल्स को देख रहे हैं, ये याद रखिएगा। ये हम डिफरेंट वॉल्स को देख रहे हैं और एंटीरियरली हमने देखना है तो V1 से V4 तक हमें दिखा सकता है, ये एंटीरियरली है, ठीक है। ये राइट, ठीक है, ये लेफ्ट और ये इंफीरियर, ठीक है। ये लीड्स हैं जो डिफरेंट जगहों पे आप बॉडी पे अटैच करते हैं और वो डिफरेंट तरीके से आपके हार्ट को देखती हैं। 2-3 AVF आपके इंफीरियर ऑफ हार्ट को देखता है। AVR V1 V2 अक्सर हम AVR में V1 से V4 तक भी अटैच कर लेते हैं, लेकिन AVR V1 V2 हमें राइट साइड से हार्ट दिखाता है और AVL V5 V6 हमें लेफ्ट साइड से हार्ट दिखाता है। और अगर हमने एंटीरियर पिक्चर लेनी है तो हम V1 to V4 लिख सकते हैं। तो ये देख लें फिर, इंफीरियर को 2-3 AVF कर रही है, जैसे मैंने आपको बताया इंटीरियर सेप्टल और इंटीरियर को एक ही कंसिडर करें, V1 से V4। लेटरल में लीड 1 भी इंक्लूडेड है, आई डिडंट मेंशन दैट देयर। और V4 समटाइम्स इंक्लूड कर देते हैं, समटाइम्स हम इंक्लूड नहीं करते हैं। इंफीरियर को, ये जो आर्टरी लिखी हुई है, ये कौन कौन सी वॉल को कौन कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है, ये लिखी हुई है। इंफीरियर को राइट कोरोनरी आर्टरी, एंटीरियर या एंटीरियर सेप्टल को लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग और लेटरल को भी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, ठीक है। पोस्टीरियर को कौन कौन से कर रहे हैं यहाँ पे आप देख लीजिए, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रा इसको देखिए, 2 में देखिए इसको ज़रा, मैं स्लाइड जो आपको भेजूंगा उस पर LMS पे अपलोड कर दूंगा स्लाइड, उसमें देखिए, इसको जूम इन करके देखिएगा। आप देखिए जहाँ पे राउंड लगा हुआ है ST एलिवेशन है यहाँ पे, देखिए किस में है, लीड 2 में, ऊपर देखें 2 लिखा हुआ है, मींस इंफीरियर। जैसे ही आपको लीड 2 में ST एलिवेशन मिले तो आपने क्या देखना चाहिए, आपको 3 AVF भी देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो दोनों भी इंफीरियर वॉल MI को डिनोट कर रही हैं, शो कर रही हैं। तो फौरन 3 और AVF पे जाइए, देखिए कि क्या पूरा इंफीरियर वॉल MI है या ये सिर्फ एक है। क्योंकि वी ऑलरेडी सेड दैट, वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दैट कि कम से कम 2 लीड्स में ST एलिवेशन हो, तो सिंपल 2 में हो दैट इज नॉट इनफ, 3 और AVF में से भी किसी एक में एलिवेशन होनी चाहिए। सेकेंडली, अब आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 2 के आगे क्या है, AVL में देखें ST डिप्रेशन आ रहा है, गौर कीजिए, AVL में ST डिप्रेशन है। एक जगह पिछली लीड में ST एलिवेशन है, अगली में डिप्रेशन है, किस पे ज्यादा गौर करोगे, विच इज मोर सीवियर, एलिवेशन इज मोर सीवियर, MI हो रहा है डायरेक्टली, सो वी विल इग्नोर दैट ST डिप्रेशन। वो जैसे है ही नहीं, हमें उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो स्कीमिया की वजह से आ रहा है ना ST डिप्रेशन, उस स्कीमिया की वजह से अब MI स्टार्ट हो गया है।
तो हमारा ध्यान सारा ST एलिवेशन पे होना चाहिए। ये मत परेशान हो जाना कि ये देखें सर ये तो डिप्रेशन है यहाँ पे, तो हमें तो डिप्रेशन को ट्रीट करना। डिप्रेशन को ट्रीट करके क्या करोगे? उसको एक्टिव MI चल रहा है, ST डिप्रेशन है उसको, और उसकी उसकी स्कीमिया की वजह से ST डिप्रेशन है, तो उस डिप्रेशन को ट्रीट करना या उस स्कीमिया को ट्रीट तो ऑटोमेटिकली आप कर लोगे जब आप MI के लिए उसका ट्रीटमेंट करोगे। सो दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने इस बात को वेरीफाई करना है तो जरा देखें, ऊपर 2 है, नीचे 3 और AVF देखें, दोनों में ST एलिवेशन है कि नहीं। दैट मीन्स कि इस पेशेंट को इंफीरियर वॉल MI है, बिकॉज ST एलिवेशन तीनों उन लीड्स में है जो इंफीरियर वॉल को शो कर रही हैं। पीछे चले जाते हैं, देखिए जरा यहाँ पे इंफीरियर के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2 3 AVF। ECG चेंजेस जो है इंफीरियर वॉल की 2 3 AVF में आएंगी, और 2 3 AVF में आपको ST एलिवेशन मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और आप देख लो आगे जो 3 राउंड्स हैं उसमें उन्होंने डिनोट भी कर दिया, 2 3 और AVF तीनों में ST एलिवेशन है। और अगर आप 2 के आगे AVL को देखो उसमें ST डिप्रेशन है। हाँ जी, इसमें जितनी भी बाकी चीज़ें हैं, हाइपर एक्यूट टी वेव्स, टॉल, ये इवन हाइपरकेलीमिया में भी आती हैं। क्यू वेव्स को बड़ा टाइम लग जाता है, 1 to several days, इंपॉर्टेंट नहीं है। टी वेव इन्वर्जन्स, इवन ओल्ड MI, पहले किसी को MI हुआ हो या किसी की 65 साल एज हो, उसको ऑलरेडी हाइपरटेंशन चल रही हो, तो उसका हार्ट थोड़ा बहुत डैमेज होता है, उसमें भी आपको टी वेव इन्वर्जन्स मिल जाती हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हाइपर एक्यूट भी, क्यू वेव भी और टी वेव इन्वर्जन भी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मेंशन एंड नोट is ST segment elevation, which is immediate and severe. So ये बाकी तीन चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए ज़रा यहाँ पे ऐसे प्लैक बनता है, इस तरह ब्लॉकेज होती है, और नीचे अफेक्टेड एरिया पे देखो वहाँ पे ब्लड पहुँच ही नहीं रहा, ठीक है। प्लैक बना, क्लॉट बना, सप्लाई बंद हो गई बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज। इनिशियल मैनेजमेंट, प्लेस पेशेंट ऑन कंटिन्यूस कार्डियक मॉनिटरिंग, आपको ऑक्सीजन नहीं बचाएगी, आपको नाइट्रोग्लिसरीन नहीं बचाएगी, आपको एस्प्रिन बीटा ब्लॉकर बचाएगा। फौरन से मॉनिटर लगाएं, डिफिब्रिलेटर को साथ रख लें, फौरन एस्प्रिन दें, बीटा ब्लॉकर दें, IV नाइट्रोग्लिसरीन। ऑब्वियसली अगर आपके पास डी टाइम है, पेशेंट स्टेबल है, तो नाइट्रोग्लिसरीन भी दे दें, ऑक्सीजन भी लगा दें। टाइम नहीं है, ये दोनों दें, फौरन से डिफिब्रिलेट करें। चॉइस बिटवीन PCI वर्सेस थ्रोम्बोलाइसिस, परक्यूटेनियस इंटरवेंशन जो है बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? जितनी सीवियर डिजीजेस हैं उनमें सीवियर ट्रीटमेंट्स बेस्ट ही होते हैं। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है ना, शॉर्ट टर्म तो नहीं है। आप जाएंगे, आपने सर्जरी कर दी, आपने वो कॉज ही खत्म कर दी जिसकी वजह से आपकी आर्टरी क्लॉग्ड अप थी, आपने वो कॉज ही उड़ा दिया, आपने स्टंट लगा दिया, खत्म कर दिया, पेटेंट कर दिया, आर्टरी का डायमीटर इंक्रीज कर दिया, ठीक है। PCI इज बेस्ट। अगर ये कहा जाए कि किसी इंसान को कि मुझे थ्रोम्बोलिटिक्स दी जाएं या PCI, उसको ऑप्शन दिया जाए, तो गो फॉर PCI, क्योंकि परक्यूटेनियस इंटरवेंशन आपकी कॉज खत्म कर रही है। लेकिन थ्रोम्बोलिटिक्स तो एक कॉज को टोटली खत्म नहीं कर पाएगी, वो तो एक डेस्परेट अटेम्प्ट है कि क्या पता वो क्लॉट तोड़ दे। लेकिन अगर आप PCI करवाएंगे तो आप जितने क्लॉट्स बने हुए हैं, चाहे 1 है, 2 है, 3 है, सबकी एंजियोप्लास्टी करके बैलून ओपन करके स्टंटिंग करवा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, अगर तो टाइम पे ना मिला स्ट्रेप्टोकाइनेज, थ्रोम्बोलाइटिक ना मिला, तो PCI की तरफ अल्टीमेटली आपको जाना पड़ेगा। और कहा यह जाता है कि जब पेशेंट आपके पास हॉस्पिटल में आ जाए, जब वो आपके पास आ जाए तो 90 मिनट्स के अंदर अंदर हॉस्पिटल में वो एंटर हो गया है। नो मैटर व्हाट उसका कितना टाइम लगा यहां पहुंचने में, नो मैटर व्हाट कब उसको MI हुआ था, अब वो हॉस्पिटल एंटर हो गया है, 90 मिनट्स के अंदर उसको स्ट्रेप्टोकाइनेज मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो मसला हो जाएगा। तो कहा यह जाता है जब पेशेंट आपके पास आ जाए हॉस्पिटल में तो वेट मत कीजिए, 90 मिनट्स के अंदर अंदर उसको कैथ लैब में भेजें और फ़ौरन से कैथेटर इंसर्ट करें और स्टंटिंग करें। रीपरफ्यूजन के लिए क्या क्या हो सकता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज नीचे देख लें, IV परफ्यूजन, रेटेप्लेज, टेनेक्टेप्लेज, रैपिड बोलस इंजेक्शन, ये सारे IV इंजेक्शंस हैं। TPA को मैक्सिमम यूज़ किया जाता है, PCI को कम यूज़ किया जाता है। क्यों? एक एक्सपेंसिव है, एक एग्रेसिव है, एक लोग डरते बहुत हैं, उसका कॉन्सेंट नहीं देते।
ठीक है, वो कहते हैं आप आईवी लगा लें लेकिन हमने ऑपरेशन नहीं करवाना, क्योंकि ऑलरेडी उन्हें चेस्ट पेन हो रहा होता है, उन्हें लगता है हमारी डेथ हो जाएगी। इंटीरियर इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, इसलिए क्योंकि उसमें बंडल ब्रांच ब्लॉक भी असिस्टेड होता है, इसलिए बहुत बेनिफिट होता है अगर आप 12 घंटे के अंदर अंदर उस पेशेंट को स्ट्रेप्टोकाइनेस दे दें तो। ठीक है, बॉटम लाइन क्या है, कंसीडर करें थ्रोम्बोलाइटिक को अल्टरनेटिव टू पीसीआई। इफ़ यू कैन नॉट डू पीसीआई तो फौरन से थ्रोम्बोलाइटिक्स तो देना। ठीक है, या अगर आप पीसीआई के लिए वेट कर रहे हैं कि अभी कैथ लैब में एक और पेशेंट है तो पीछे थ्रोम्बोलाइटिक, ये नहीं करना आपने कि 4 घंटे बाद होगी तो देखेंगे तब आपकी पीसीआई, नहीं, उसको फिलहाल थ्रोम्बोलाइटिक दें, अभी उसका क्लॉट तोड़ने की कोशिश तो करें, फिर उसको ले जाएं कैथेटर लैब में।